What is enzymology? Enzymology. It is the study of enzymes, the study of enzymes. So, how do we define enzymes? ये वर्ड एंजाइम कहाँ से डिराइव हुआ है? देखिए, इनिशियली ये देखा गया कि किसी मीडियम में अगर ईस्ट मौजूद हो, ईस्ट एक फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस ईस्ट, जिसे आमतौर पर हम यूज़ भी करते हैं। जब हम आटा गूंथते हैं तो उसमें जो खमीर डालते हैं, ये खमीर क्या है? ये ईस्ट है। तो ये देखा गया कि जिस मीडियम में ईस्ट मौजूद होता है वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस फास्ट होते हैं। सो केमिकल रिएक्शंस आर स्पीडेड अप। सो फास्ट chemical reactions occur in a medium where yeast is present. तो बायोलॉजिस्ट ने ये बात कंसिडर की कि शायद ईस्ट के अंदर कोई ऐसा केमिकल होगा जो केमिकल रिएक्शंस की स्पीड बढ़ाता हो। तो इस केमिकल को, जो कि इनिशियली आइसोलेट नहीं किया जा सका था, इसे नाम दिया गया इन ईस्ट। यहाँ से वर्ड निकला इन जाइम। ईस्ट का नेम है जाइम, बायोलॉजिकल नेम जाइम है। तो इन जाइम वर्ड निकला है इन ईस्ट से, अ केमिकल प्रेजेंट इन ईस्ट। बाद में ये देखा गया जब इसे आइसोलेट किया गया कि ये केमिकल ना सिर्फ ईस्ट में मौजूद है, ये प्लांट्स में जनरली, एनिमल्स में जनरली मौजूद होता है। ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये केमिकल मौजूद होता है जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो एंजाइम की हिस्ट्री ये है, इसे वहाँ से डिस्कवर किया गया। The first enzyme that was isolated was diastase. The first enzyme isolated was diastase. Diastase is a carbohydrate digesting enzyme. Enzymes काम क्या करते हैं? Enzymes रिएक्शंस की स्पीड बढ़ाते हैं। कैसे रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं? ये एक्टिवेशन एनर्जी कम करके स्पीड बढ़ाते हैं। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? और उसको कम करके रिएक्शन की स्पीड बढ़ कैसे जाती है, ये मैकेनिज्म समझें। ये अक्सर बुक से आपको क्लियर नहीं होता। सो एंजाइम्स स्पीड अप रिएक्शंस by lowering energy of activation, by lowering energy of activation. एक्टिवेशन एनर्जी कम करके एंजाइम्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं। इस सेंटेंस को हमने समझना है। व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी? किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? द मिनिमम amount of energy required for a chemical reaction to occur is energy of activation. वो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रिएक्शन ए और बी के दरमियान होना है। ए और बी ने एक रिएक्शन करना है। इस रिएक्शन के होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है 70 जूल। इसका मतलब ये है कि ए और बी ने पहले ये एनर्जी गेन करनी है, तभी जाकर ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है। अब हो सकता है ए और बी इस एनर्जी को गेन करने में इन्हें 30 मिनट्स लगे। अब हम ये करते हैं, इसी रिएक्शन में हम एंजाइम यूज़ कर लेते हैं।
एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम इस रिक्वायर्ड एनर्जी को कम कर लेगा। और आप इसी रिएक्शन में एंजाइम यूज़ करें, एंजाइम इस रिक्वायर्ड एनर्जी को कम करके सपोज इसे 5 जॉल बना लेता है, 5 जॉल। ये किसने किया, ये एंजाइम ने किया, रिक्वायर्ड एनर्जी को कम किया। अब अगर उन्हीं दो रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करना हो तो क्या उनके लिए 70 जॉल अचीव करना ज़्यादा इजी था या 5 जॉल अचीव करना ज़्यादा इजी है? डेफिनेटली 5 जॉल अचीव करना ज़्यादा इजी है। ये इजीली 5 जॉल अचीव कर लेंगे और रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। हो सकता है 5 जॉल गेन करने में इन्हें सिर्फ 20 सेकेंड्स लगे, 10 सेकेंड्स लगे। तो जो रिएक्शन एंजाइम की एब्सेंस में 30 मिनट्स में हो रहा था, वही रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में 10 सेकेंड्स में हो रहा है। तो एंजाइम ने रिएक्शन की स्पीड बढ़ा दी। तो एंजाइम्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं बाय डिक्रीजिंग द रिक्वायर्ड एनर्जी। इस रिक्वायर्ड एनर्जी को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मगर स्टिल ये पॉइंट क्लियर नहीं है, ये कैसे रिक्वायर्ड एनर्जी को कम करते हैं, ये पॉइंट अब समझते हैं। एक बुक में इसकी बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन इस तरह से दी है कि सपोज कुछ लोगों ने एक माउंटेन क्लाइंब करना है या एक हिल, एक पहाड़ी क्लाइंब करनी है। उसके बाद लोगों ने पॉइंट ए से बी तक जाना है। दरमियान में एक पहाड़ी है। ए से बी तक जाने के लिए उन्होंने डेफिनेटली इसके ऊपर चढ़ना होगा, तभी जाकर पहले पीक पर जाएंगे, फिर उतरना होगा और तभी जाकर वो बी तक पहुंच सकते हैं। सो देयर इज अ माउंटेन और मे बी अ हिल। अब नंबर 1, लोगों को पीक तक पहुंचने और फिर अगले एंड तक पहुंचने में हो सकता है 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे और सारे जा भी ना सके। जिनमें फिजिकली थोड़े भी वीक होंगे, थोड़े एजेड लोग होंगे, वो तो नहीं जा सकेंगे। अब अगर ऐसा किया जाए कि यहाँ पर एक टनल बनाया जाए, अगर एक टनल बनाया जाता है, ये होगा टनल। एक ऑल्टरनेट पाथ आपने प्रोवाइड किया और अब ये लोग जो हैं इस टनल में से होते हुए बी तक जाना चाहें, नंबर 1 ज़्यादा लोग भी जा सकते हैं और कम टाइम में जाएंगे। दूसरे रूट में जहाँ पर 3 से 4 घंटे लग रहे थे, अब हो सकता है 20 मिनट्स में चले जाएं। एंजाइम इसी तरह काम करते हैं। एंजाइम्स एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं फॉर द रिएक्शन टू अकर। दिस इज हाउ दे स्पीड अप रिएक्शंस। सो आपने क्या याद रखना है कि एंजाइम्स provide an alternate path for the reaction to occur, for the reaction to occur, and this is how they speed up the reaction. Enzymes हमेशा प्रोटीन्स हैं। enzymes are all proteins। कुछ enzymes ऐसे हैं जो कि प्रोटीन्स नहीं होते। just let me connect this iPad to the charger।
So आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि enzymes are all proteins except a specific group of enzymes which is not protein. Which group is not protein? ये आपकी बुक में मेंशन नहीं किया. उसे कहते हैं राइबोजाइम्स. राइबोजाइम्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं. So all the enzymes are proteins. All the enzymes are proteins except ribozymes. What are ribozymes? Ribozymes कुछ मखसूस RNA मॉलिक्यूल्स हैं. RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रिएक्शंस की स्पीड बढ़ाते हैं. जेनेटिक्स में आप पढ़ेंगे. तो उन्हें हम राइबोजाइम्स कहते हैं. उनकी नेचर प्रोटीन की नहीं है इसलिए कि वो एसिड्स हैं. न्यूक्लिक एसिड्स हम उन्हें कहते हैं. सो व्हाट आर राइबोजाइम्स? Ribozymes are, these are certain RNA molecules which can speed up reactions. These are certain RNA molecules that speed up reactions. ये आप ट्रांसक्रिप्शन में भी देखेंगे इनका रोल. एंजाइम आमतौर पर प्रोटीन होता है. इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर मोस्टली अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होता है. देखिए सपोज ये एक एंजाइम है. इट इज अ प्रोटीन. जो एंजाइम का फंक्शनल पार्ट होता है, जिस पार्ट के थ्रू एंजाइम अपना फंक्शन शो करता है, उस फंक्शनल या मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ एंजाइम को हम कहते हैं एक्टिव साइट. तो किसी रिएक्शन को कैटालाइज करना हो, ये जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है एंजाइम की, ये खास रीजन तक लिमिटेड होती है. जिस रीजन तक लिमिटेड होती है उसे हम एक्टिव साइट कहते हैं. सो एक्टिव साइट क्या है? इट इज active site. The region of enzyme that is responsible for its function is active site. या आप लिख सकते हैं कि the catalytic activity of enzyme is limited to a region known as active site. The catalytic activity of enzyme is limited to a region known as active site. उसे हम active site कहते हैं. एंजाइम जिस सब्सटेंस के ऊपर वर्क करता है उस सब्सटेंस को सबस्ट्रेट कहते हैं. फॉर एग्जांपल एंजाइम ने इस सब्सटेंस के ऊपर वर्क करना है तो ये सब्सटेंस कहलाएगा सबस्ट्रेट. अब एक एंजाइम में सेलुलेज का सबस्ट्रेट होगा सेलुलोज. सेलुलेज ने सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है. एक एंजाइम है प्रोटीनेज, वो एंजाइम है, उसका सबस्ट्रेट प्रोटीन होगा. एक एंजाइम है लाइपेज का सबस्ट्रेट लिपिड होगा. लाइपेज ने लिपिड को डाइजेस्ट करना है. तो एंजाइम जिस सब्सटेंस के ऊपर एक्ट करे उसे सबस्ट्रेट कहते हैं. सो सबस्ट्रेट आप कैसे डिफाइन करते हैं? सबस्ट्रेट, the substance on which enzyme acts is substrate. The substance on which enzyme acts. जो अभी हमने कहा एक्टिव साइट. एक्टिव साइट के दो फर्दर आप रीजन्स बता सकते हैं. एक्टिव साइट के अंदर एक रीजन ऐसा है जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके इसे आइडेंटिफाई करता है कि ये मेरा अपना सबस्ट्रेट है. और अगला रीजन जो है इसका, वो सबस्ट्रेट को स्प्लिट कर लेता है. तो लिहाजा एक्टिव साइट के दो रीजन्स क्या हुए?
इसके दो रीजन्स हैं, बाइंडिंग साइट एंड द अदर इज कैटालाइटिक साइट. So binding site binds and identifies the substrate. Binding site binds and identifies the substrate. Catalytic site splits the substrate. It splits the substrate, or it shows the reaction. It splits the substrate. फर्दर एंजाइम प्रोटीन होता है, मगर एंजाइम में एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है. एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट कहलाता है कोफैक्टर. सो एंजाइम इज अ प्रोटीन, एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर होगा. सो व्हाट इज कोफैक्टर? द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कोफैक्टर. The non-protein part of enzyme is cofactor. Let's see what is a cofactor. Cofactor. Cofactor की तीन पॉसिबिलिटीज हैं. देखिए एंजाइम प्रोटीन है, मगर एंजाइम में एक नॉन प्रोटीन पार्ट हो सकता है जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं. लाइक अगर आप ये डायग्राम देखना चाहें, इसमें हम एक रीजन शो कर लेते हैं जब पर कोफैक्टर मौजूद हो सकता है. सो इट इज द कोफैक्टर. सो कोफैक्टर तीन तरह से पॉसिबल हैं. एक को हम कहते हैं एक्टिवेटर, एक को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, और इसका थर्ड टाइप को एंजाइम कहलाता है. अब आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि इन तीनों में फ़र्क क्या है. को एंजाइम, अगर कोफैक्टर मीन्स जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, जो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर में शो किया है. कोफैक्टर बाज़ औक़ात सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान बतौर ब्रिज काम करता है. बाज़ औक़ात ये सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है. सो अगर कोफैक्टर एक इनऑर्गेनिक आयन हो, लाइक पोटाशियम आयन, क्लोराइड आयन, कॉपर आयन हो, फेरस आयन हो, ये एक डिटेचेबल इनऑर्गेनिक आयन के फॉर्म में हो, हम इसे एक्टिवेटर कहते हैं. सो एक्टिवेटर क्या होगा? द डिटेचेबल इनऑर्गेनिक, द डिटेचेबल इनऑर्गेनिक आयन इज एक्टिवेटर. फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम है, बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं, एक एंजाइम है स्लाइवरी अमाइलेज. ये एक एंजाइम है. ये एंजाइम कुछ आयंस की प्रेजेंस में ज़्यादा बेहतर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है. वो आयंस है क्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयंस. तो स्लाइवरी अमाइलेज क्या हुआ? ये एंजाइम हुआ और ये कोफैक्टर. ये कौन सा कोफैक्टर है? ये एक्टिवेटर बन जाएगा, एक्टिवेटर. तो लिहाजा अगर कोफैक्टर यानी नॉन प्रोटीन पार्ट एक इनऑर्गेनिक आयन के फॉर्म में हो, इसे हम एक्टिवेटर कहते हैं. अगला प्रोस्थेटिक ग्रुप है. प्रोस्थेटिक ग्रुप एक ऐसा कोफैक्टर है जो कि ऑर्गेनिक होता है और ये प्रोटीन पार्ट के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है. सो प्रोस्थेटिक ग्रुप, इट इज द ऑर्गेनिक कोफैक्टर
It is the organic cofactor that is covalently bonded to enzyme या protein part. That is covalently bonded to enzyme. इसकी एग्जांपल है हीमोग्लोबिन में हीम, ग्लोबिन प्रोटीन है, हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है. सो हीमोग्लोबिन, हीम इज प्रोटीन, sorry, globin is protein and heme is prosthetic group. तो अगर नॉन प्रोटीन पार्ट कोवेलेंट हो और प्रोटीन पार्ट यानी एंजाइम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, इसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं. अगला है कोएंजाइम. कोएंजाइम इज अगेन ऑर्गेनिक कोफैक्टर दैट इज लूजली बॉन्डेड टू एंजाइम. लूजली बॉन्डेड, कोवेलेंटली बॉन्डेड को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, लूजली बॉन्डेड को कोएंजाइम कहते हैं. सो कोएंजाइम को आप कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द ऑर्गेनिक कोफैक्टर, it is the organic cofactor that is loosely bonded to enzyme, that is loosely bonded to enzyme. अब इन तीनों में आप फर्क देखिए. पहले कोफैक्टर क्या है? एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट. अगर ये इनऑर्गेनिक हो तो डेफिनेटली एक्टिवेटर कहलाएगा. अगर ऑर्गेनिक हो तो या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा या कोएंजाइम होगा. प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में फ़र्क क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है और जो कोएंजाइम है वो लूजली बॉन्डेड होता है. कोएंजाइम की एग्जांपल्स आप पढ़ेंगे आगे बायोलॉजी में. ये मोस्टली विटामिन से डिराइव्ड होते हैं, लाइक NAD आप पढ़ेंगे, FAD आप पढ़ेंगे. NAD is nicotinamide adenine dinucleotide. FAD is flavin adenine dinucleotide. ये आप पढ़ेंगे बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में. कोएंजाइम्स विटामिन से बने होते हैं. दे आर विटामिन डेरिवेटिव्स, विटामिन से डिराइव्ड होते हैं. दो टर्म्स हम यूज करते हैं, एक एपोएंजाइम और एक होलोएंजाइम. एक बार टेस्ट में आया है. एपोएंजाइम, होलोएंजाइम. अगर एंजाइम और कोफैक्टर आपस में बॉन्डेड हो तो एज अ होल इसे होलोएंजाइम कहते हैं. सो होलोएंजाइम refers to enzyme bonded with non-protein part या cofactor. It refers to enzyme that is bonded to cofactor. Apoenzyme, it refers to enzyme that is not bonded to cofactor. Refers to enzyme that is not bonded to cofactor. क्या मतलब? आप कोफैक्टर लगा दें एंजाइम के साथ, होलो एंजाइम बन जाएगा. अब कोफैक्टर हटा दे, एपो एंजाइम रह जाएगा. एंजाइम्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. जो अभी आपने अक्सर पढ़ भी लिए. एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. हमने डिस्कस किया था कि प्रोटीन्स के 3 टाइप्स हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स, globular proteins, intermediate proteins. So out of these 3, enzymes are globular proteins. enzymes globular proteins होते हैं. ये रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं मगर खुद कंज्यूम नहीं होते हैं. They increase the rate of reaction
विदाउट देमसेल्स बीइंग यूज्ड अप, ये खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, सिर्फ रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं। और ये एंड प्रोडक्ट्स की नेचर भी चेंज नहीं करते, आप चाहे एंजाइम यूज करें चाहे यूज ना करें, एंड प्रोडक्ट सेम रहेगा। सिर्फ फर्क ये होगा कि एंजाइम्स की प्रेजेंस में वही रिएक्शन थोड़ा फास्ट होगा, स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। एंजाइम का सिर्फ एक स्मॉल अमाउंट चाहिए होता है, यानी अगर आपने सबस्ट्रेट के 1 लाख मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना है तो एंजाइम का 1 मॉलिक्यूल चाहिए होगा। तो बुक में ये इलस्ट्रेशन दी है कि अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, a single molecule of enzyme can break up to 100,000 molecules of substrate, and 1 lakh molecules of substrate, 100,000 molecules of substrate। ये वैल्यू भी एक बार टेस्ट में आई है कि एंजाइम का एक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के कितने मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर सकता है, 1 लाख मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर सकता है। तो किसी भी रिएक्शन में एंजाइम की बहुत कम अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। एंजाइम्स अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं, हर रिएक्शन का एंजाइम स्पेसिफिक, हर सबस्ट्रेट का एंजाइम स्पेसिफिक। एंजाइमेटिक रिएक्शंस अक्सर रिवर्सिबल होते हैं। लाइक अगर एक रिएक्शन में मेल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, लिहाजा उसी रिएक्शन में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज वापस मेल्टोज बना सकते हैं। तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। एंजाइम का फंक्शन पीएच पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एंजाइम्स को आप आइसोलेट कर सकते हैं, इन्हें क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, प्योरीफाइड फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। एंड सम एंजाइम्स रिक्वायर अ कोफैक्टर, एज वी हैव डिस्कस्ड कि कोफैक्टर क्या है। ये एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि एक्टिवेटर हो सकता है, प्रोस्टैटिक ग्रुप हो सकता है और को एंजाइम हो सकता है। एंजाइम्स स्पीड अप रिएक्शंस बाय लोअरिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सबसे पहले हमने इसी पॉइंट को डिस्कस किया कि एंजाइम रिएक्शन की स्पीड कैसे बढ़ाते हैं और ये एक्टिवेशन एनर्जी कम कैसे करते हैं। एंजाइम्स रिक्वायर एक्वेस मीडिया फॉर फंक्शनिंग, ये भी हमने वाटर के टॉपिक में डिस्कस किया था कि जब मीडियम में पानी होगा वह एंजाइमेटिक रिएक्शंस ज़्यादा फास्ट होंगे। एंड हाउ डू वी नेम एंजाइम्स? नेक्स्ट इज नेमिंग एंजाइम्स। मुख्तलिफ रूल्स है एंजाइम को नेम करने के। कुछ एंजाइम्स के नेम हम इस तरह से रखते हैं कि फॉर एग्जांपल जो सबस्ट्रेट नाम होता है, सबस्ट्रेट नेम, उसके साथ हम एंड में एज लगाते हैं, एज सफिक्स, ये एंजाइम का नाम बन जाएगा। फॉर एग्जांपल सेलुलोज सबस्ट्रेट है, तो इसके ऊपर जो एंजाइम एक्ट करेगा उसका नाम क्या रखेंगे? सेलुलेज। सेलुलोज को सेलुलेज बना देंगे। प्रोटीन सबस्ट्रेट है तो प्रोटीनेज उसके ऊपर काम करेगा। लिपिड सबस्ट्रेट है तो लाइपेज उसके ऊपर काम करेगा। तो हम सबस्ट्रेट के नाम के साथ एज लिखकर अक्सर एंजाइम का नाम रखते, मगर लाजमी नहीं कि एज लगाओ। बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनके साथ एज नहीं लगा, लाइक पेप्सिन एक एंजाइम है, कोई एज नहीं लगा। तो एक जनरल रूल ये है। प्रो एंजाइम्स और जाइमोजेंस, ये वर्ड आपकी बुक में यूज नहीं हुआ मगर ये पॉइंट आपकी बुक में मेंशन किया है कि क्या है। प्रो एंजाइम्स और जाइमोजेंस, अक्सर एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में सेक्रेट होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में, और जब बाद में इनकी ज़रूरत होती है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। सो प्रो एंजाइम्स और जाइमोजेंस क्या है? दीज आर एंजाइम्स secreted in the inactive form like pepsinogen, ये इनएक्टिव फॉर्म है। जब इसका फंक्शन रिक्वायर्ड होता है तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म। सो पेप्सिनोजन क्या है? इट इज इन द इनएक्टिव फॉर्म। पेप्सिन इज द एक्टिव form. So proenzymes or zymogens are the inactive forms of enzymes.
तो ये एंजाइम्स की फ़ीचर थे। आज आप यहीं तक देख लीजिए, कल यहीं से इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं। तो बायो सेकंड ईयर के लिए कोई टाइम आज नहीं बचा, उसे इंशाल्लाह हम कल ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई विल बी शेयरिंग दीज़ स्लाइड्स विद यू इन अ व्हाइल इंशाल्लाह। सी यू टुमारो। कल आपकी क्लासेस का जो स्केड्यूल होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कल स्किल्स की 2 क्लासेस हैं, तो मैं ग्रुप में उनकी टाइमिंग्स बता दूंगा। टाइमिंग सेम होगी 1:30 टू 5:30। सिर्फ क्लासेस की तरतीब में ग्रुप्स में शेयर कर लूँगा पहले से, ताकि आपको आइडिया हो कि कब आपकी ऑनलाइन क्लास है, कब लाइव क्लास है। सो वो आइडिया आपको हो जाएगा ग्रुप में इंशाल्लाह।